हिंदुओं को टारगेट करवाने के लिए अक्सर बीजेपी आईटी सेल मुस्लिम एक्टिविस्ट का, विशेषकर जुबैर का इस्तेमाल करता है। मैं तो भोगी हूँ ना, मोदी के ऊपर वो किताब लिख के, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, मैंने अपना एकेडमिक करियर तबाह कर लिया। कपिल जी ना होते तो मेरे लिए चंडीगढ़ में कोई वकील नहीं मिलना था। मेरे पास जानकारी इस बात की है कि आरएसएस के कुछ पुराने लोग आपसे कांटेक्ट किए। नहीं, चुप होके डर के जीने से अच्छा मैं मार। तो कृपया मुझे फांसी दे दीजिए। साथियों नमस्कार। देश के राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, उनके परिणाम आए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस गहमागहमी के बीच, जब पक्ष विपक्ष के बीच टकराहट बढ़ी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार खबरों के फ्रेम में नजर आते हैं। उनमें से एक बड़ा नाम है मधु किश्वर का। मधु किश्वर मानुषी की संपादक है, एक्टिविस्ट है, और आजकल अपने सत्ता के विरोध में जो उनके बयान है काफी सुर्खियों में रह रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी उनसे, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होने की भी सूचना है। आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से पुलिस उनके घर पे पहुंची। उसके बाद तमाम मीडिया में ये मामला पूरा छाया रहा। मधु जी लगातार लड़ रही हैं। नमस्कार मधु जी, आप फिर से हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। नमस्ते आवेश भाई, धन्यवाद, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। और जानना चाहते हैं आप मेरे केस के खिलाफ, मेरे खिलाफ जो केस हुआ है उसके क्या तथ्य हैं और कहाँ तक बात पहुँची है, इसके लिए धन्यवाद। एक चीज बताइए, इतना आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ केस हुआ है, लेकिन इतनी जिस तरह से आप हमलावर है सरकार के विरुद्ध, मुझे तो नहीं लगता विपक्ष का कोई नेता है जितना आप है। उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने आप पर कभी सीधी कार्रवाई नहीं की। ये सीधी नहीं है, हाईकोर्ट तक बेल नहीं दे रही। हेलो, 18 अप्रैल को एक बिल्कुल इनोक्वस से रीट्वीट पर, मैंने वो मटेरियल मेरा था भी नहीं, एक कोई मेहक अरोड़ा नाम की आईटी सेल ने कोई फर्जी हैंडल चलाया और उसने एक वीडियो, छोटा सा 14 सेकंड का क्लिप है, जिसमें एक व्यक्ति को फेशियल मसाज मिल रहा है। ठीक है। और उसने डाला कि क्या कोई बता सकता है ये किसका चेहरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं उनमें से नहीं हूँ जिसने नाम लिया कि इसका है या उसका है, किसी का नाम नहीं लिया। बहुत लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये तो छोटी सी झलक है, अगर स्वस्थ रहना है, जवान रहना है तो पूरा बॉडी मसाज होता है और मैं खुद भी करती हूँ, बस। किसी का नाम नहीं। वो कह रही है गैस करो, मैंने गैस नहीं किया, यानी उस ट्रैप में मैं फंसी नहीं। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्रैप का हिस्सा है। अभी होता क्या है कि मैं तो ये करके अलग हो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं एकदम बवाल कैसे मचता है। जुबैर अहमद जो हैं, फैक्ट चेकर अपने को बताते हैं, और पिछले 10-11 साल से ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। और इनके खिलाफ 2021 में मैंने साइबर सेल को कंप्लेंट भी की थी कि इन्होंने मेरे खिलाफ इतनी वायलेंट मुहिम चलाई है, मास रिपोर्टिंग करते हैं, मेरा हैंडल बंद हो जाए, ये हो जाए, और इतनी गालियाँ गंदी वाली और भयानक। तो गाली नहीं देते। अरे जो उनका आर्मी है, ट्रोल आर्मी है, आप नहीं जानते उनको, मैं तो भुगती हूँ। जैसे बीजेपी आईटी सेल जितनी गालियाँ माँ बहन की देता है, से कम तो बात ही नहीं करते जब कोई जरा सा भी सवालिया निशान उठा ले इस सरकार, मोदी सरकार पर। और इतनी गंदी गंदी गालियां, मैं तो पूरी किताब लिख रही हूँ उन गालियों पर, प्रिंट करूंगी। सुनो, बीजेपी आईटी सेल को क्यों नहीं दोषी ठहरा रही? बीजेपी आईटी उनको तो ये उन्हीं का है, उन्हीं का है। जुबैर अहमद का। हाँ, उनको तो मोदी सरकार ने नहीं, वो नौटंकी है, मानिए, क्योंकि उसने कहा भी मुझे फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिला था। जुबैर अहमद, इसका खुद भी ट्वीट मैंने रिप्रोड्यूस करके पुलिस को दिया है, जहाँ ये कह रहा है अरे मधु किश्वर को किसने बता दिया कि मैं बीजेपी आईटी सेल अमित मालविया के साथ काम करता हूँ, उसका खुद का है। फिर बेंजल नाम की जो महिला है, उसने भी कहा कि इसने नुपुर शर्मा को भी डॉग विसल किया था, जिसके ऊपर फिर जिहादियों ने सर तन से जुदा की सजा सुना दी थी। और अभी आप देख रहे हैं आज भी वो हाइडिंग में है। तो ये हिंदुओं को टारगेट करवाने के लिए अक्सर बीजेपी आईटी सेल
मुस्लिम एक्टिविस्ट का, विशेषकर जुबैर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं तो भोगी हूँ ना 11 साल से, 10-11 साल से उसकी शिकायत भी कर चुकी हूँ। तो ये मत कहिए, इनकी गेम्स विद इन गेम्स इतनी हैं कि आप पहचान नहीं सकते। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये जो है जुबैर, ये क्या कहता है, तो ये अमित मालविया के साथ ही, IT सेल के साथ ही मिलके ये कहता है, सो मधु किश्वर एम्पलीफाइड अनरिलेटेड वीडियो व्हाइल इम्प्लाइंग दैट इट इज ऑफ PM मोदी। अब मैंने नाम नहीं लिया, कह रहा इम्प्लाई किया है। तुरंत इसको सैकड़ों लोग इसको फटकारते हैं कि मधु किश्वर ने तो नाम नहीं लिया, कहाँ है भैया नाम, तुम ले रहे हो नाम, उसने तो लिया नहीं, तुम क्यों कर रहे हो, हटाओ उसका नाम मुझे ये नहीं पता था तब कि इसको इतनी फटकार पड़ी हो, क्योंकि मैं हर वक्त चिपकी नहीं रहती हूँ व्हाट्सएप के पास। फिर क्या होता है, ये 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को रात को पुलिस आ जाती है। आप सोचिए चंडीगढ़ में तुरंत, इसका मतलब पूरा वेल प्लान था। इतनी छोटी सी FIR पर चंडीगढ़ से 5 लोगों की टीम आती है मुझे नोटिस देने कि कल सुबह आपको आना है, पेश होना है चंडीगढ़ में। तो उस वक्त मैं 10-11 बजे काम कर रही थी कुछ, और ऐसे रिकॉर्डिंग ही चल रही थी हमारे ऑफिस में। तो मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि इस वक्त कोई मतलब नहीं है, मेरी फ़ोन पे बात करवा दो। तो सरिता राय नाम की इंस्पेक्टर जो उस टीम को हेड कर रही थी, 2 इंस्पेक्टर्स आई थी, विमेन इंस्पेक्टर्स। तो मैंने उनसे बात की, बहुत प्यार से उन्होंने बात की, ऐसा नहीं कि कोई ज़रा भी अभद्रता थी। तो उन्होंने कहा मैम नोटिस ले लीजिए। मैंने कहा किस बात का, आपके खिलाफ FIR हुई है। मैंने कहा FIR की कॉपी है? नहीं, वो हमें इजाज़त नहीं है देने की, हमें दी भी नहीं गई है, आपको वहीं जाके चंडीगढ़ लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नोटिस नहीं लूँगी जब तक आप FIR नहीं लाते, और रात को 10:30-11 बजे आने का तो कोई औचित्य नहीं है, कानून कहता है किसी महिला के पास आप नहीं जा सकते। तो बोले अच्छा फिर हम सुबह आ जाएंगे। 10-15 मिनट बात होती है, फिर बोलते हैं हम सुबह आएंगे। मैंने कहा ठीक है, 10 बजे के बाद कभी भी आइए, आते हैं, हम वेलकम करते हैं। FIR की कॉपी नहीं, हमें इजाज़त नहीं है, बड़ा सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बांग्लादेशी भी इसमें इन्वॉल्व है, एक हैदराबाद से मुसलमान को पकड़ा है, इस तरह का जवाब देती है। मैंने कहा इसमें है क्या, 14 सेकंड का क्लिप है, इसमें है क्या जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कोई करेगा। तो जो उन्होंने क्लॉजेस थी मैं उनका नोट किया, फिर आपको बताती हूँ कितनी भयंकर क्लॉज उन्होंने कानून की कार्रवाई मेरे खिलाफ उस FIR में थी। और ये शिकायत किससे होती है, जसपाल सिंह नाम का कोई एडवोकेट है, BJP का ही है कार्यकर्ता चंडीगढ़ में, उसने ये FIR की कि मधु किश्वर को बुक करना चाहिए। उसने बताया इन उसमें देशद्रोह, सेडिशन, म्यूटनी, एंडेंजरिंग। एक चीज बताइए, सुनिए, ये एक पोस्ट थी, ठीक है? हाँ। अब ये आप बताएंगे कि इसको पोस्ट करते वक्त आपके दिमाग में कोई कुछ भी नहीं था, खुराफात था कि नहीं? ऐसे ही हल्का फुल्का सा, सोचा भी नहीं था मैं। और जब ये FIR मैंने सोचा ये तो मजाक ही है, क्योंकि इस ट्वीट के आधार पे आप किसी को देशद्रोह का आरोप लगा दे। सुन तो लो पूरी बात। फिर मैंने जब बाद में खंगाला तब तो मैंने मजाक ही समझा। एक व्यक्ति जिसको अभी भी 3.1 मिलियन व्यूज हैं, उसी वीडियो का इस्तेमाल करके उसने बड़े नोटी सी कमेंट्री भी दी है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो इम्प्लाई कर रहा है कि ये PM मोदी है, जैसे इसने जानबूझ के डाला PM मोदी का नाम। फिर रितु चौधरी है कोई पटना की, उन्होंने भी उसको डाउनलोड करके अपने कमेंट के साथ जो लिखा वो भी थोड़ा नोटी ही था, उसको 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। जुबैर को 4,67,000 मिले हैं। मेरा तो 1-2-3 हज़ार का भी नहीं होगा, और मैंने तुरंत उड़ा दिया, क्योंकि जैसे ही जुबैर ने ये मेरा ट्वीट लेके कमेंट किया तो मुझे पता था ये ट्रैप है, क्योंकि ये दुष्ट आदमी इसने बहुत मुझे सताया हुआ है सालों से अमित मालविया के साथ मिलकर। मैं खुलेआम ये आरोप लगा रही हूँ। मैंने अपनी याचिका में भी पुलिस को भी ये कहा है कि ये असली कल्प्रिट है, मैंने नाम भी नहीं लिया था, इसको फटकार रहे हैं लोग। एक चीज बताइए, जुबैर को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो IT सेल को, BJP को, हमेशा ये लोग कहते हैं, और खास तौर से बतौर जर्नलिस्ट
वो जैसी खबरें होती है उनको वो फैक्ट चेक करता है और सबके सामने रखता है। बीजेपी का खास तौर पे चूंकि वो सत्ता में है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अरे मैंने एक ट्वीट उसी का अपना है जो वो स्वाति चतुर्वेदी को कह रहा है अपने ट्वीट में, Who told Madhu Kishwar that I work with Amit Malviya of BJP IT cell? उसका खुद का है। दूसरा, नुपुर शर्मा याद है जिसके ऊपर सरतन से जुदा की सजा सुनाई गई थी, वो प्रॉफिट मोहम्मद को लेके एक छोटा सा कमेंट था टीवी चैनल पे, उसको भी इसने डॉग विसल किया था, उसको भी इसने फंसाया था, उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलवाई थी इसने। शर्मा के बयान का दोष नहीं है इसमें, नुपुर शर्मा उसकी बात एक मिनट, उसने क्या कहा कि अगर आप हमारे भगवान शिव को ये कहोगे तो मैं भी कह सकती हूँ आपके प्रॉफिट ने 6 साल की लड़की के साथ शादी की थी, बस यही कहा ना, और तो कुछ नहीं कहा था। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। इसमें कोई नुपुर ने, और मैं नुपुर की डिफेंस करने वाली कौन होती हूँ? बीजेपी ने उसको डिफेंड किया नहीं, अगर किया तो मैं, मेरे डिफेंस करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये भी ट्वीट्स हैं यहाँ पे। ट्वीट के पहले ये सुन लो, यही ट्वीट है। ट्वीट के पहले आपने कई ट्वीट किए थे। ओ बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, खुलेआम कहते, खुलेआम किया, प्राइम मिनिस्टर पे तमाम आरोप ऐसे लगाए जिसके कोई सबूत नहीं। क्या आरोप है? क्या आरोप है? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ आपने जो लगाए थे वो बड़ा सिंपल है। देखिए मैंने इस छोटे से मामले में आगे, अब शांति से बोलिए, एक तो धीमी आवाज में बोलिए ताकि मुझे ना लगे कि हम अर्णव गोस्वामी के चैनल पे हैं, है ना। नंबर 1, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन को लेके सुब्रमण्यम स्वामी सुबह से शाम तक उसके बहुत से ट्वीट हैं, वो नाम भी लेता है। मैंने, हालांकि मुझे बहुत सी बातें पिछले 12-13 वर्ष से मालूम थी, लेकिन मैंने कभी निजी जिंदगी पर सवाल नहीं उठाए थे। मैंने मोदी जी को खूब कड़े शब्दों में उनके वैक्सीनेशन ड्राइव, कोविड का जो मिस हैंडलिंग, जो बिल गेट्स माफिया है उसका एजेंडा चलाने का, डीमोनेटाइजेशन जो उन्होंने किया बहुत फरेबी था, CAA जो हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, एक बंदे को नहीं आने दिया और नौटंकी कर दी कि हम बहुत पता नहीं क्या उद्धार करने वाले। उस वक़्त भी मैंने खुल के जम के इनका विरोध किया था। इसी किस्म से SGPC एक्ट में अमेंडमेंट करके इन्होंने जब सहजधारी सिखों को डिफ्रेंचाइज किया और उनको अकाली SGPC में वोट का अधिकार भी नहीं रहा, तब भी मैंने कहा था ये अक्षम्य अपराध है। ऐसे बहुत से स्पेसिफिक मुद्दों पर मैं प्रधानमंत्री की शुरू से, पहले दिन से जब इन्होंने अपना कैबिनेट ही अनाउंस किया था, तब से इनकी आलोचना करती आई हूँ। मैं कोई छुपाती नहीं हूँ, और अक्षम्य अपराध की लिस्ट में मैंने पूरी फिल्में, वीडियो भी बनाई है। लेकिन कई बार ये लाइन क्रॉस नहीं करता। नहीं, आप जेनोसाइडल वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे बच्चों को, नवजात शिशुओं को, हमारी टीनेज गर्ल्स को, मैं अपोज भी ना करूं? बेशर्मी है इस देश की, नपुंसकता की हद है। आपके घर की बच्चियों को वो वैक्सीन लगाई जा रही है जिससे वो बांझ हो सकती हैं, जिससे कैंसर हो सकता है, जिससे 100 बीमारियां हो सकती हैं, और ये नपुंसक समाज है जो चुप रहता है। मैं नपुंसक नहीं हूँ और मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये जेनोसाइडल है काम। और इतने निर्हीब बन गए हैं, सारा मेडिकल एस्टैब्लिश्ड इनके साथ है। जैसे आयुर्वेद को इन्होंने बिल गेट्स को सौंप दिया, वो जो जामनगर में फैसिलिटी बनाई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी ये वैक्सीन्स लगवाई जा रही हैं ज़बरदस्ती। आयुर्वेद की सारी रिसर्च फार्मा माफिया, जो ग्लोबल फार्मा माफिया, उसको सौंप दिया। तबाह कर रहे हैं आयुर्वेद को। मैं बोलूँ भी ना, और विधर्मी काम अगर करेंगे, राम मंदिर में जो इन्होंने दुष्ट काम किए, बहुत दुष्ट काम किए, फिर शंकराचार्य जी के साथ
एक तो पॉक्सो एक्ट लगाया। ये अक्षम्य अपराध है, नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो एक शंकराचार्य जो बिल्कुल निर्दोष है, निष्कलंक है, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा के अब तो खुल के आ गया कि झूठा था। झूठ है ना, तो जो आदमी करेगा उसका खुल के विरोध ना करूं, क्यों? क्योंकि मेरे पे कोई कार्रवाई हो जाएगी, मैं नहीं डरती हूँ। अब ये सही कह रहे हैं, वो सवाल क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैंने महिलाओं में केवल एक केस का जिक्र किया था नाम से, वो मानसी सोनी। उस केस के कागज सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, पास नहीं है मधु, ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है, इट्स अ फैक्ट। मानसी सोनी से मिली है कभी? मैंने वो कागज सारे देखे हैं, मानसी सोनी से उससे क्या लेन देन है? अब प्लीज दैट्स नॉट द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में वो कागज दर्ज है, प्रदीप शर्मा IAS ऑफिसर जिसको जेल में ठूसा हुआ है, वो कागज दर्ज है। वो कहानी मैं मोदी के मुंह से भी सुन चुकी थी जब मैं इनकी इंटरव्यूज कर रही थी, और मैं पूरा नोट लिखा है मानसी सोनी पे। द फैक्ट इज कि मानसी सोनी की बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट तक गई है, कागज दर्ज है। ये मैंने वो कागज देखे भी खुद अपनी आंखों से जो वहाँ दर्ज है, और इसमें कोई दो राय नहीं। ले आए मानसी सोनी पे। अच्छा, मानसी सोनी का अगर केस है तो मानहानि का मुकदमा बनता है ना, लगा ले, PM मोदी आ जाए कि मेरे पे मानहानि हुई है। आप कह रही हैं कि मोदी से बातचीत में जिक्र हुआ था? हाँ, जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने बहुत झूठ बोला था कि मधु जी मैं तो बेटी जैसा ट्रीट करता था, मैंने तो उसका कन्यादान भी किया। वो बिल्कुल झूठ था, तब मुझे नहीं पता था कितना बड़ा झूठ है। खैर, बाद में बहुत सी बातें पता चली, बहुत सी बातें। अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी पर नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि नहीं चाहते जो फैक्ट्स हैं वो बाहर आए। और ऐसी चीज़ ली है, देखिए, अब ये अगर मान लीजिए एक फेशियल मसाज है, मैंने नाम भी नहीं लिया, औरों ने नाम भी ले लिया, जुबैर ने नाम लिया, उसने कहा ये प्रधानमंत्री की करवाई जा रही है, हालांकि AI मैनिपुलेटेड है। 12 अप्रैल को कोई मिसेस ढिल्लो हैं, कहीं विदेश रहती हैं, उन्होंने ये छोटी सी डाली थी। इसको AI टैंपर करके बीजेपी IT सेल ने, जिसमें वो मेहक अरोड़ा नाम की फेक हैंडल भी थी, और ये आदमी जुबैर भी शामिल था इस कॉन्स्पिरेसी में। तो इन्होंने जबकि बात आप कर रही हैं, कह रही हूँ, मतलब बीजेपी IT सेल ने वायरल कराया? हाँ, तो आपने बीजेपी IT सेल का वायरल क्यों किया? नहीं, मैंने नहीं किया था, तब तक कोई भी नहीं था। मेहक अरोड़ा का तभी हुआ था, कोई नहीं था। मेरे ट्वीट के बाद, रीट्वीट के बाद, जहां कोई किसी का नाम नहीं है, जुबैर ने ये कहते हुए कि मधुकेश्वर ने नाम लिया, उसको 4,65,000 विद इन मिनट्स मिल गए। आप बताओ, विद इन मिनट्स, एक आध घंटे में 4,65,000 ऐसी चीज के लिए मिल सकते हैं अगर कोई वायरल ना करवा रहा हो। तो मेरा आरोप है ये, और मैं खुल के कह रही हूं, तो इसका मतलब ये सारा होमवर्क किया है मैंने। और कितने लोगों ने उसे फटकारा है कि तू क्यों मधुकेश्वर का नाम ले रहा है, उसने तो कहा ही नहीं। ये सारा एविडेंस मैंने पुलिस को भी, कोर्ट को भी सबमिट किया। अब एक और बात सुन लीजिए, अब इस पे जो FIR होती है, अगले दिन 5 लोगों की टीम आती है, फिर एक के बाद एक रोज, और मैं कहती हूँ मुझे FIR तो दो, तभी तो मैं आऊंगी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए। FIR के बगैर मैं अपनी सफाई कैसे दूंगी? मुझे पता ही नहीं मेरे पे आरोप क्या है। आरोप नहीं, कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कोई बांग्लादेशी भी इन्वॉल्व है, कोई हैदराबाद से मुसलमान भी पकड़ा है। तो मैंने कहा मुझे तो बताओ मैंने किया क्या है, मुझे नहीं पता। खैर, अब देखिए कानून की क्या क्या धाराओं का उपयोग किया गया। सबसे पहले, मतलब हद है वाहियात पने की इसकी, ये तो पाप, ये भी अक्षम्य अपराधों में ही शामिल होगा। ठीक है, धारा बताती हूँ। सबसे पहले तो BNS की धारा 196, फिर IT एक्ट की बाद में बताऊंगी। इसमें है कि आप कम्युनल वायलेंस, दंगे फैलाना चाहती हैं, और रिलीजन के बेस पे, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज। अभी यहाँ आपने देखा कि कहीं कोई सिख, हिंदू, मुसलमान का नाम नहीं है। ये है सेक्शन 196। सेक्शन 318 इसमें है कि आपने फ्रॉड किया है और
डिफ्रॉड किया है और चीटिंग और इम्पर्सनेशन, यानी किसी की आइडेंटिटी अख्तियार, मैंने तो किसी की आइडेंटिटी अख्तियार नहीं की है। इसमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्वीट है, मैं कह रही हूँ सिर्फ फेस मसाज से नहीं, पूरा भी होता है तो अच्छा रहता है। चलिए, फिर उसके बाद कि आपने एक ये सेक्शन 3361, 3363, 3364 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये न्याय संहिता है, ये गुंडा संहिता है। और मैं क्या कहूँ इसके लिए, तो क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मैंने तो कोई किया ही नहीं, ना तो मैंने डाउनलोड किया, ना तो मैंने उसको मैनिपुलेट किया, आपके आईटी सेल ने किया, तो मैंने तो किया नहीं। मैं तो रीट्वीट सिर्फ ये कह के कहा कि फेशियल मसाज पर्याप्त नहीं होता, जवान रहना। अब सेक्शन 340 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, फिर ये इसमें फोर्जरी क्या फॉर्ज किया मैंने, बल्कि अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने जुबैर का ट्वीट देखा, एक तो मैंने वो अपना डिलीट ही नहीं किया, मैंने 3 ट्वीट किए कि ये जुबैर जो है, इसका देखने बाद मुझे पक्का विश्वास है कि आईटी सेल की मिसचिफ है, ये कई साल से मुझे टारगेट कर रहा था। और मेहक अरोड़ा जिसने ओरिजिनली जिस हैंडल ने किया वो भी फेक है, क्योंकि वो भी ये 2 ट्वीट डाल के गायब हो, एकदम वैनिश, कोई ट्रेस नहीं है। आज भी आप मेहक अरोड़ा को नहीं पकड़ सकते, और पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया मेहक अरोड़ा को पकड़ने का। पहले पूरी धाराएं सुन लो, पहले पूरी धाराएं सुन लो, फिर सवाल पूछना। फिर है, कहते हैं कि आपने जो किसी की आइडेंटिटी को फेक किया है, इम्पर्सनेट किया है, वो तो हो गया, ठीक है, वो भी मैंने नहीं किया। इसके बाद एक और है डेफमेशन, कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट हेड ऑफ द स्टेट की डेफमेशन की है। अब डेफमेशन का जहां तक कानून है वो कहता है जिसकी डेफमेशन हुई है, मानहानि हुई है, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के, ये सतेंद्र सिंह एडवोकेट ठेकेदारी कैसे ले रहा है प्रधानमंत्री की इज्जत की और मानहानि की। और दूसरा, अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट है या गवर्नर है तो तब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको दर्ज करेगा, और साथ में स्टेट या सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ तो कोई प्रधानमंत्री ने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी कि देखो मेरी मानहानि हो गई है, तुम ढूंढो इसको, पकड़ो मधु को, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और मानहानि किस बात से हुई है? अगर मान लो सच में फेशियल मसाज प्रधानमंत्री का ही होता, किसी और का फेस ना होता, तब भी क्या मानहानि है? फेस का मसाज करा रहे हैं, क्या मानहानि है? अच्छा, आईटी एक्ट के तहत भी देखो क्या कह रहे हैं कि ये सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट पोस्ट, इसमें भी नहीं वो तो आपने बता दी, बीएनएस नहीं, वो अलग है। 67 भी जो है ऑब्सेनिटी क्या है? महिला ने भी कपड़े पूरे पहने हुए हैं, जिसका फेस मसाज हो रहा है वो भी पूरा कवर है। यहाँ ऑब्सेनिटी आई कहाँ से? सेक्शन 196, इसमें जो है कि दंगा भड़काना, नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर करना, म्यूटनी यानी बगावत के लिए उकसाना। आप मुझे बताइए, कोई तुक बन रही है? और इम्पर्सनेशन करना, किसी की आइडेंटिटी, मैंने तो अपनी आइडेंटिटी में किया, मैंने किसी और के ट्विटर हैंडल से नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े ये तो मैं कहती हूँ एक चिड़िया को मारने के लिए AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है। और असली जो आप सही कह रहे हैं, जिससे खफा होंगे प्रधानमंत्री, मैदान में आ जाए, खुल के कह दे ये गलत था। तो एक चीज बताइए मोदी जी, बहुत ईमानदारी से उसको रखिए, पर ये चलाइए जरूर, पक्का हाँ, चलाएंगे, ये प्रोविजन ये हम आपको दिखा रहे हैं, हाँ। ये आपको और सीबीआई के जो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं ना मोदी सरकार में ही, नागेश्वर राव जी, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा, ट्विटर पे पोस्ट किया लंबा चौड़ा, एक क्लॉज की धज्जियां उड़ाते हुए कि ये कहाँ, देयर इज नो क्राइम। ये नहीं कि इतना बड़ा जघन्य अपराध तो छोड़ो, यहाँ तो माइनर क्राइम भी नहीं है, आप कर क्या रहे हो? हाँ 10 बताओ। बहुत नहीं, एक किसी ने आपके आरोपों पर, जो आप आरोप लगाती रही हैं बीजेपी पर, मोदी जी पर,
उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। अरे मेरा जितना नुकसान हुआ पहले उसका सोचिए। आज के दिन मैं ब्लैकलिस्टेड हूँ हर टेलीविजन पे, कोई पब्लिशर मेरी किताब आज लेने को तैयार नहीं, कोई अखबार मेरा कोई लेख छापने को तैयार नहीं। एकेडमिकली मोदी के ऊपर वो किताब लिख के, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, मैंने अपना एकेडमिक करियर तबाह कर लिया। एक तो सारा का सारा लेफ्ट, सारा का सारा जो एंटी मोदी सेंटिमेंट है वो मेरे खिलाफ इतनी जोर से हो गया, आई कांट टेल यू मैंने क्या क्या नहीं झेला। और इन्होंने खुल के ब्लैक लिस्ट कराया हो, आप किसी टीवी चैनल से पूछ लीजिए। 2014 से पहले या 15 तक भी मैं हर रोज लगभग हर शाम को आपको टीवी चैनल में दिखती होंगी, बिल्कुल लीडिंग। उसके बाद आप देखिए, बिल्कुल मुझे कोई गम नहीं। जहाँ भी मैं लेक्चर्स के लिए भी लोग मुझे बुलाते थे, चाहे वो मसूरी में, IAS अकेडमी में, टोटल बंद। जो भी मेरा हैसियत थी इतनी बुरी। अच्छा, शैडो बैन कराया। जिस दिन मेरे करीब 24 लाख ट्विटर के फॉलोअर हुए, और ऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे तो आता भी नहीं है ये गेम खेलना, मैनिपुलेशन का, तो तब से शैडो बैन ऐसा किया कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको कभी मेरा ट्वीट नहीं दिखेगा। और रोज़ घट घट के आज 18 लाख हो गए। तो यानी कम से कम 5-6 लाख का इन्होंने डाउन किया। फिर मेरा ट्वीट किसी को दिखता ही नहीं है। यूट्यूब चैनल पे इन्होंने क्या एल्गोरिथम की, पहले मैं कोई भी चीज़ डालती थी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे ही आ जाते थे, अभी पहुंचता ही नहीं। इन्होंने पूरी तरह से मुझे आइसोलेट करने की, और मेरे खिलाफ सुनिए बहुत, अरे कोई धमकी का सबूत है आपके पास? अच्छा, मैं क्योंकि सबूत दे के सुरक्षा मांगी ना, मैं मांगूंगी भी नहीं। पुलिस इतना वाहियात केस मेरे पे फाइल कर सकती है, उस पुलिस से मैं सुरक्षा मांगूंगी? मैं कहीं से मतलब इससे अच्छा क्या है। धमकियां मिली आपको बताइए? अच्छा छोड़िए, क्योंकि देखिए फिर आप कहोगे प्रूफ ये, मैं कहती हूँ चलिए उसको छोड़िए, मैं झेल रही हूँ ना। नहीं पूछेंगे धमकियां क्या मिली, बता। सबसे पहले आप किसी को इतना बदनाम करो हर वक्त इस बिना प्रूफ के, इनको सबसे बड़ी बात है, इनका सबसे बड़ा दुख है, 12 साल में मुझे मेरे खिलाफ इतना रत्ती भर इनको एविडेंस नहीं मिला। आप कह रहे हो ना बाकियों पे तो ईडी की रेड, ये वो, मैंने कभी गंद किया ही नहीं, मेरे साथ कभी जुड़ा नहीं है कोई भी रॉन्ग डूइंग। इतना साफ आपको बैकग्राउंड। और इसीलिए इनकी मोदी सरकार आने से पहले आज तक किसी ने मुझे तू करके नहीं बुलाया था। मैं लेफ्ट को खूब विरोध करती रही, उनकी पॉलिटिक्स का, उनके नैरेटिव्स का, लेफ्ट का। कांग्रेस पर भी मैंने बहुत से सवालिया निशान उनकी पॉलिटिक्स पे लड़ाए, पर इतने कांग्रेस के नेताओं के साथ इज्जतदार रिश्ते थे। जो मैंने लिखा है ना, हिंदू कोड बिल से लेकर आज तक की उनकी कई सारी पॉलिसीज पर, बट एक भी कभी व्यक्ति कांग्रेस का नेता मतलब आई हैड ऑल्सो डायरेक्ट एक्सेस, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, जितने भी मेरे काल के रहे हैं, सम्मान मिला इसलिए क्योंकि मैं अपने लिए कुछ मांगती नहीं थी। देखो अधिकतर क्या होता है, जैसे ही किसी बड़े आदमी से आपका हुआ, आप एड़ियाँ घिस के चमचागिरी करके ये दिलवा दो ना, वो दिलवा। मैंने स्टेडफास्टली मना ही किया, जब भी मुझे कोई ऑफर आई है मैंने मना किया, क्योंकि सरकारी तंत्र के पास मैं फिट बैठ ही नहीं सकती। तो इसलिए सम्मान मिलता था। इनके यहाँ अगर आप चाटुकार नहीं हैं, अगर आप जलील नहीं हैं, आप बिकाऊ नहीं हैं, तो आपको क्रश करेंगे। बाकी सब पार्टियां, अगर आप बिकाऊ नहीं हैं, आप उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, तो कम से कम इस बात का सम्मान करते हैं कि निष्पक्षता से बात करते हैं, तो इनकी खा ही लो, बात सुन लो। ये वो भी नहीं सुन सकते। ये ईमानदार व्यक्ति, इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान वाले व्यक्ति को जिंदा नहीं देख सकते। और इसीलिए मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, शंकराचार्य जी के साथ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निष्पाप व्यक्ति है। मैं 20 साल से उनको जानती हूँ, उनके साथ काम किया है। कांग्रेस के काल में भी जब हम गंगा आंदोलन और हिमालय बचाओ आंदोलन पे काम करते थे, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा इतने स्पष्ट शब्दों में जो भी है पावर में उससे बात करना और बात समझाना और मनवाना जानता हो। यहाँ
उनकी जान पे खतरा है। आए बताइए आए दिन। तो ये पार्टी तो मैं तो शंकराचार्य से बात की, कितने दिन हुए आपको? नहीं, फोन पे मैं कर लेती हूँ जब इधर भी चीज आपके खिलाफ FIR होने के बाद बात हुई? हाँ बिल्कुल करती हूँ। क्या कहा? वो खोज खबर मेरी लेते रहते हैं और मैं भी लेती रहती हूँ, क्योंकि उनको बहुत सताया जा रहा है। अब गौरक्षा जो उनकी यात्रा चल रही है, इतनी बुरी तरह से सताया जा रहा है, इसकी मैं भी खुद सरकार, यूपी की सरकार, कितने कैंसिल कर दिए उनको, किसी पब्लिक जगह में जहाँ जहाँ उनके फिक्स होते हैं कैंसिल करा दिया। अब वो पहले ये था, जैसे उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही, गोरखपुर से शुरू की, एक भी परमिशन नहीं दी किसी भी जगह, पब्लिक जगह पे लॉन्च करने की। अब वो कर क्या रहे हैं, अपनी गाड़ी में ही सोते हैं, गाड़ी में ही चलते हैं। आप सोचिए, कोई आसान काम नहीं है छोटी सी गाड़ी में, और जहाँ लोग पेड़ के नीचे मिल गए वहाँ इम्प्रॉम्प्टू, जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता है रोक लेते हैं, और इतना सताया जा रहा है। और मैं ये खुद भी देख चुकी हूँ, उनके कुछ ऐसे लोग जिनके घर में वो रहते थे या लोग मिलने आ सकते थे उत्तर प्रदेश में, मैं भी गई हुई हूँ, उनके सारे रिश्तेदारों को इतना डरा दिया कि उनके करीबी रिश्तेदार भी नहीं आते। तो शंकराचार्य जी के रिश्तेदार नहीं, जो लोग उनके सपोर्टर्स थे। हाँ, और खासकर ऐसे सपोर्टर्स जो थोड़े पैसे वाले भी हैं, और उनके मान लो 20-50 शिष्य आए हैं, उनको रख सकते हैं, लोग 100-200 उनको मिलने आए हैं, उनको जगह दे सकते हैं। ऐसे लोगों पे ऐसी गाज गिराते हैं ये कि दहशत फैलाने वाली बात है। और जहाँ किसी स्कूल बिल्डिंग में उनकी अगर मीटिंग तय हुई, वहाँ वो कैंसिल कर दी लास्ट मिनट पे। तो फिर भी वो चले इस जून की गर्मी में, मई की गर्मी में। आप सोचिए व्हाट इट मीन्स कि सड़क पे उनके सारे लोग सोते हैं, जहाँ पे जगह मिल गई वहाँ सो लेते हैं, जहाँ पे जगह मिल गई पेड़ के नीचे, कहीं पे भी खुले में मैदान में। बताइए, ये इस आपके खिलाफ FIR हुआ, पुलिस आ गई घर पे, इतनी सारी चीजें हुई। अरे हाई कोर्ट नहीं, पहले केस सुन लो, पहले ध्यान से सुनो। FIR नहीं दे रहे थे तो मैंने पहले चंडीगढ़ के एक वकील को कहा, जरा पूछिए इनसे क्यों नहीं FIR दे रहे। बोल रहे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा इसलिए नहीं दे सकते, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। फिर हमने कोर्ट में डाली याचिका FIR के लिए, ठीक है। अब हम जा रहे हैं FIR के लिए कोर्ट में, और तो और हमारे वकील ने कहा हमें ना सही जज को तो दिखा दो, कितनी सेंसिटिव है। जज को नहीं दिखाई, जिसने ऑर्डर दे दिया, नहीं बड़ा सेंसिटिव मसला है, नहीं दे सकते मेरे खिलाफ। फिर उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन हम डालते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ, फिर हम आग्रह करते हैं कि हमें ना सही जज को तो दिखा दो, ताकि वो ऑर्डर जो दे तो समझ के दे ना कि है क्या। उसको भी नहीं दिया, और कोर्ट में आके सब टॉप पुलिस के ऑफिसर बैठे होते हैं, और फिर फोन कोई ना कोई आता है जब का इसकी सुनवाई होती है, अंदर जाता है चैम्बर में, और फिर बिना FIR देखे वो कहते हैं कि बेल नहीं दी जा सकती, एंटिसिपेटरी। और आगे लगा रही है। अरे सुन, अरे आप ऑर्डर पढ़िए, इतने उज्जट ऑर्डर हैं, क्या कहूँ मैं। सुनिए, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल जी अपीयर होते हैं ऑनलाइन। ये जो मैं जहाँ बैठे हैं, ये कपिल सिब्बल जी के जूनियर एसोसिएट हैं, उनके करीबी, उनके ऑफिस में बैठे हैं। कपिल जी अभी तो देश से बाहर गए हैं आज ही। कपिल सिब्बल अपीयर होते हैं, उनको लगता है कि कैसे नहीं होगा, लेकिन सब कपिल सिब्बल के पास पहुंची मैं क्यों? क्योंकि जो लोकल वकील मेरा केस ले रहा था, उसने मैदान छोड़ दिया ये कह के कि इस वक्त पूरे हाई कोर्ट में इस वक्त वकील डरे हुए हैं, कोई भी तुम्हारा केस नहीं लेने को तैयार। मुझे भी कहा जा रहा है तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी जो है लॉ फर्म है इसको तबाह कर देंगे। और एकाएक वो व्यक्ति छोड़ देता है, हालांकि उसने कहा था मैं हाई कोर्ट का वकील ढूंढ के दूंगा। जिसको बोला सीनियर को पैसों के लिए तैयार नहीं हो रहे,
कि ये केस प्री डिसाइडेड है और चंडीगढ़ में फाइल इसीलिए हुआ है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली देख रही है। इसमें अगर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं तो कोई चांस नहीं है, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये हालत थी। फिर मैं कपिल सिब्बल के पास गुहार मैंने लगाई कि कपिल ये हाल मेरा कर रहे हैं। कपिल पुराने मित्र हैं मेरे और मानुषी के पाठक भी थे, बहुत सम्मान का रिश्ता हमारा रहा है। और उन्होंने तुरंत फिर ऑर्गेनाइज किया एक हाई कोर्ट के लेवल का वकील जिन्होंने मेरा केस लिया। आप सोचिए पेमेंट पर भी, मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई कंसेशन दे दो, कुछ भी मांग लो, पर कम से कम मेरी याचिका पहुंचाओ, कोई तैयार नहीं था। कपिल जी ना होते तो मेरे लिए चंडीगढ़ में कोई वकील नहीं मिलना था। अब कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं मेरे लिए ऑनलाइन, और होता क्या उसमें 10 और 11 के बीच का जो मेरा 11 नंबर था हियरिंग, 10 के बाद स्पेशल सेक्रेटरी टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहाँ के विशिष्ट IAS अधिकारी, वो जज की कुर्सी तक जाते हैं, उसके कान में कुछ, मतलब डायस पे चढ़ के जाते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं और दोनों जज के चेंबर में जाते हैं मेरा केस सुनने से पहले। फिर आते हैं और आप पढ़ लीजिए क्या, अब आपको खुद मैंने आरोप दिखा दिया है ना, इसमें क्या भी फांसी लगाओगे, क्या भी कर लोगे, इसमें कोई केस नहीं बनता, डेफोमेशन भी नहीं बनता, क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर हुई है तो आ जाए कहने की मैं इस फेशियल मसाज की वजह से मेरी सारी इमेज बर्बाद होगी है, वो तो नहीं कह रहे। और इतना विपरीत ऑर्डर मेरे को एंटिसिपेटरी बेल नहीं देते कायदे से। कपिल ने अब इस FIR को क्वॉश करने के लिए एक नई याचिका डाली है चंडीगढ़ कोर्ट में। वहाँ भी देख लेना आप। तो देखिए लाखों रुपया मेरा खर्च हो रहा है, मैं अपने घर में रह नहीं पा रही, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे ऑफिस में रोज़ अगर पुलिस आ रही है, 5-5 लोगों की टीम में आ रही है, तो मेरे कॉलीग्स भी छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। तो मुझे कहा गया कि अब अपने घर में मत रहो और अब ऑफिस में मत बैठो, जो भी काम करना है कहीं जाओ। तो मेरे लिए तो अज्ञातवास है, और अज्ञातवास में जैसे बहुत कुछ सीखने को मिला था पांडवों को, तो मुझे भी ऐसे ऐसे लेसन्स मिल रहे हैं। विपक्ष से किसी का फोन आया कि नहीं? विपक्ष के किसी ने पूरे इस घटना किसी ने नहीं। आपने देखा ना, तो किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने मुझे कवर किया, नंबर वो तो गोदी मीडिया, चलो ना किसी ये जो चैनल है ना, जो लेफ्टिस्ट चैनल है, ठीक है, एंटी मोदी, कोई, बल्कि मेरे खिलाफ बहुत से चटकारे ले रहे हैं लेफ्टिस्ट तो। हाँ, क्योंकि मैं लेफ्ट के विरोध में रही हूँ, मैं छुपाती नहीं हूँ उसको, और सिंपैथी तो दूर, चटकारे ले रहे हैं। अब जैसे नीलू व्यास जी हैं, सुना उनकी बहुत कोई चैनल है, मैं नहीं जानती थी, तो उन्होंने कम से कम 5-6 प्रोग्राम मेरे पे किए मुझे बिना बुलाए। तो फिर जब बहुत वायरल होने लगी ये बातें, तो मुझे फ़ोन आता है नीलू व्यास का कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर, जो पूछेंगे, और आई वॉन्ट टू आस्क सम ब्लंट क्वेश्चंस, मैंने कहा अवश्य दूंगी, जो मर्जी सवाल पूछना, लेकिन एक सवाल मैं भी पूछूंगी। मेरे पे 4-5 प्रोग्राम आपने मुझे बिना बुलाए किए, पहले मेरी सुन लेते, मैं तो तैयार थी आने को, कभी भी कोई भी आता है मैं तो कभी मना नहीं करती हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाए, इस सवाल का आप जवाब देना, बाकी तुम जो मर्जी पूछ। उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, यानी कोई सिंपैथी उधर से, क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट क्रिटिक है ना, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो लेफ्ट का क्रिटिक है वो मोदी को बहुत सूट करता है, और इस्लामिस्ट का क्रिटिक बहुत सूट करता है, क्योंकि उसी से हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, है ना, और लेफ्ट भी विदेशी ताकतों से जुड़ा रहता है। आपको नहीं लगता मधु जी कि अगर आप बात कर रही हैं लेफ्ट की, इस्लामिस्ट की, आपको अगर एक म्यूजिशियन न होकर के कोई किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़ी होती, मुख्य धारा की राजनीति करती? ना 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 ना, गंद है। गंद है। मैं तो पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती। मैं मानती हूँ पार्टी पॉलिटिक्स
हर समाज को तोड़ता है, विशेषकर हिंदू समाज को। पार्टी पॉलिटिक्स और इलेक्टरल डेमोक्रेसी जिसका नाम देते हैं, ये केवल इस्लाम ने इस खेल को समझा है और उसको मैनेज करना सीखा है। हमें सीखना चाहिए उनसे। कोई पार्टी हो पावर में, किसी भी मुल्क में, चाहे डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, चाहे रिपब्लिकन्स हैं, वो अपनी बात मनवाना जानते हैं और इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना जानते हैं, और छोटी सी वोट बैंक को भी ऐसा स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करते हैं कि सब नतमस्तक हैं उनके खिलाफ। सीखना चाहिए इस्लामियों से कुछ। हिंदू इतने मूर्ख हैं कि या तो मूर्खता पूर्ण इश्क कर बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई। अरे समझो तो भाई हैं कि क्या है। एक चीज बताइए, और इस्लाम को समझो, उनकी स्ट्रेटजी समझो, कुछ सीखो। राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे हैं कि 1 साल के भीतर जो है मोदी जी चले जाएंगे, 1 साल से ज्यादा नहीं रहना। तो आप इस बात को, इस दिन दावों को जो अचानक बहुत बढ़ गए हैं, आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो राहुल गांधी उन्हें उतार पाएंगे या नहीं पाएंगे, कई ज्योतिष भी कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक वगैरह, कोई कह रहा है नहीं ये तो 2060 तक नहीं, ये तो पूरी 21वीं शताब्दी। ऐसे ज्योतिष मिले आपको? ऐसे ज्योतिष मिले? आप देखिए ना, नेट पे ही सुनती हूँ मैं, तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ, तो तरह तरह के। अब मैं ये नहीं जानती, पर मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये गले का पत्थर हटे, नहीं तो ये हमें ले डूब रहे हैं। ये जो सीताराम गोयल ने कहा था ना कि आरएसएस आपको उस गड्ढे में, उस गंदे गड्ढे में गिराएगा जिससे हिंदू समाज उभर नहीं पाएगा, मैं मानती हूँ वो कर चुके हैं। आप देखिए ना कितना हिंदू समाज को तोड़ा है, ब्राह्मण समाज के खिलाफ। आरएसएस को भला बुरा बोल रही है, लेकिन मेरे पास जानकारी इस बात की है कि आरएसएस के कुछ पुराने लोग आपसे कांटेक्ट किए। नहीं, मैं बताती हूँ किसने किया। अब इसमें भी मुझे पता करना है, कुछ किए और गंद नहीं। मैं सुनिए, मेरे डरने की बात नहीं, पहले पूरी बात सुन लिए। आए और खुलासे लेकर मोदी जी के बारे में, और जो मौजूदा स्कैम्स हैं, एकेडमिक स्कैम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ वहाँ, वो लेके आए। मैंने कहा कि मैं अब किसी को मेरे कंधे पे बंदूक नहीं चलाने दूंगी। आपने ये सारी बातें कहनी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी है, पर्सनली आपने देखा है, जो भी, आप मेरे प्रोग्राम पे आके अपने मुंह से कह दीजिए तो चलेगा। मैं आपकी बात मेरे मुंह से मैं नहीं निकलवाऊंगी। तो अब ये पता नहीं मुझे कि सच में मुझे ट्रैप था, वो मेरे लिए ट्रैप था। हालांकि एक तो गुजरात के लीडिंग इनके बहुत करीब थे आरएसएस के, उन्होंने बहुत बहुत बातें बताई। उन्होंने मुझे कहा, तुम बोली हो तो मुझे लगता है मैं मरा हुआ था, एक नई ऊर्जा तुमने मुझे जिंदा कर दिया है, मैं तो अपने को मरा हुआ समझता था। तो मैंने कहा बोल दीजिए आप, और आपको ऊर्जा मिल जाएगी। क्यों नहीं बोलते हैं? डर रहे हुए, दहशत। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज के स्कैम्स लेके जो आए धर्मेंद्र प्रधान जी को लेके, मैंने कहा आप अपने मुंह से बोलो, मेरे मुंह से मैं नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेके? हाँ, है, उन्हीं के लोग आए स्कैम्स लेके, बहुत से लोग के खिलाफ। अब मैं नहीं कह रही हूँ, वो लोग कह रहे हैं। मैं जब बोलूंगी तो तब, जब मुझे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के आपका क्या कहना है? उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं सब लोग, और सुनने में आया है कि पार्टी में भी उनकी स्थिति नीट घोटाले के बाद बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, उनकी करप्शन तो एकेडमिक डीजेनरेशन से साफ दिखती है। ये कोई दो राय नहीं है कि अब नौकरियां यूनिवर्सिटीज की बिक रही हैं, जैसे थाने बिकते थे। यही सब बात आप कह देती है, सच है, नौकरियां बिक रही है। हाँ। लेकिन भाई लोग पूछते हैं कि मधु किश्वर सबको पता है, प्रेस वाले मेरी सुनते कहाँ हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? क्यों नहीं? मैं आया हूँ आपके पास कि नहीं, बतौर जर्नलिस्ट ही आया हूँ, आपसे कोई सरल सवाल अच्छा, एक बात बताऊं, कोई जर्नलिस्ट मुझसे कुछ भी पूछना चाहे, मैंने किसी को कभी मना नहीं किया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूंगी जब ये मसला उस लेवल पे आएगा कि मैं खुल के बात कर सकूं, बिल्कुल करूंगी। मैं तो डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होता है, तू मैं अभी आप कर रहे हैं, मैं सारे जवाब दे रही हूँ। कोई चीज में माई लाइफ इज एन ओपन बुक।
और मैं तथ्य जो भी है प्रधान जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, देखिए एक के बाद एक जब स्कैम्स हो रहे हैं और इनके इंसाइडर्स ही करते हैं ना, पेपर सेटर्स ही स्कैम करते हैं, पेपर सेटर्स ही पैसे लेके नंबर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये सब अंदर ही हो रहा है, किसी को सजा नहीं मिल रही ना, तो कैसे मान लें कि प्रधान जी बहुत नेक हैं? उनके खिलाफ बहुत संगीन आरोप हैं, आज से नहीं पहले से हैं, और वो तब कोई सुनेगा। ये सरकार में जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया उसको भी बचा के ही रखी है ना ये सरकार। तो एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आपके खिलाफ भी बिना सबूत के अगर हम बिना सबूत, तो वो अपराध है कि नहीं है? कितनी मूर्ख बात आप कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सबूत? व्हाट डू यू मीन बाय सबूत? अभी मैं सबूत दे रही हूँ आपको। ये तो मानना फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, आरोप क्या लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने बताइए? अरे आपने कोविड का लगाया है कि नहीं? अमेरिका में, यूरोप में कितनी उसके खिलाफ मुहिम लग रही है। आज बिल गेट्स, अमेरिका में भी आज उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लोग तो चाहते हैं कि इसकी खुली पब्लिक ट्रायल हो। एक मिनट, बिल गेट्स के साथ याराना है स्पेशल। बिल गेट्स को बुला के इन्होंने कहा, अपने घर में बुलाया और कहा कि मैं खुद देख रहा हूं कि हर लड़की को वैक्सीन लगे, एचपीवी वैक्सीन लगे, जो यूट्रीन कैंसर भी कर सकती है, उसको तबाह कर सकती है। और ये प्रूफ की क्या बात है, WHO को अमेरिका ने बाहर निकाल दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, ये तो स्कैम रिडन है। और बिल गेट्स ने पूरा कब्जा किया हुआ है फार्मा माफिया ने। फार्मा माफिया के साथ जो इतना करीबी रिश्ता है, जबकि सारी दुनिया में त्राही त्राही वैक्सीन के खिलाफ मची हुई है, और मोदी जी आयुर्वेद के अस्पतालों में भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपको कोई दुख नहीं होता? नवजात शिशुओं को 25-25 वैक्सीन लग रहे हैं, आपको पता है उस बच्चों का क्या हाल होगा? और आप कह रहे हैं मैं प्रूफ दूं? ये सरकार खुद कह रही है ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और नपुंसक समाज है, शर्म आती है आज मुझे अपने को इस समाज का हिस्सा कहने में। इतने नपुंसक हो गए हमारे देश के पुरुष, तो बिल्कुल ही गए, और इसीलिए महिलाएं आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जो प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगाए पहले, उस पर खड़ी है उस जगह पे वैक्सीन को लेके। यस, डीमोनेटाइजेशन को, बयान को वापस लेना चाहती है? कभी नहीं। पीएम को लेकर के जो कभी नहीं। और बहुत लगेंगे इनके ऊपर, मेरे द्वारा लगे ना लगे। मीडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं आपसे? नेवर। किसी भी विदेशी अखबार? मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं ना, वो लेफ्टिस्ट को ही पकड़ते हैं। हिंदू पक्ष की बात करती हूँ मैं, ब्राह्मण हत्याओं की बात करती हूँ, इसलिए कोई मेरी सुनेगा नहीं। इस देश में अगर आपको अपनी बात सुनवानी है, फॉरेन फंडेड NGO होना चाहिए लेफ्टिस्ट, जिसका इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं। मैंने वो तोड़े हैं। मैं तो बहुत सेलिब्रेटेड स्पीकर हुआ करती थी। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई नो दैट। RSS में भी बहुत। आई नो दैट। इन सारे आरोपों के बाद सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है, जबकि वो लोग बीजेपी में है। क्या कहेंगे इस पर? डरे हुए हैं। मैं कभी एक मिनिस्टर्स दहशत, क्योंकि ये खुफियागिरी बहुत करते हैं। ये तो इनके मुंह से भी सुनी। चलिए, जब ये गुजरात CM थे, ये उनके मुंह से सुनी बात है प्रधानमंत्री के, जो जब CM थे। अरे हाँ यार, मैं कुछ भी, कोई बात ऐसे नहीं करती हूँ कि मुझे थूक के चाटना पड़े। नरेंद्र मोदी जी करते हैं एक दिन ये बात वो बात, मैं ढुलढुलवाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं। और इसलिए मैं निडर हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मसार होना पड़े। कोई 2 पैसे की भी करप्शन या किसी की चाटुकारिता कोई भी बता दे। सुनिए, ऑलराइट, जब मैं इन्हें इंटरव्यू कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बताया कि कैसे वो मैनेज करते हैं अपनी टीम को। सो कॉल्ड टीम तो होती नहीं इनकी कोई। एक तो पूरी तरह ब्यूरोक्रेटिक रन मैनेजमेंट टीम है इनकी। PMO में पता नहीं 600-700 लोग हैं, मेनली ब्यूरोक्रेट्स और कुछ एक चाटुकार। खैर, इन्होंने मुझे खुद बताया कि इनका जो सिस्टम मैनेजमेंट का था वो ये था कि हफ्ते में एक दिन, मान लीजिए सोमवार को, ये सारे कैबिनेट को बुलाएंगे और IAS ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे और एजेंडा तय होगा।
और उसके बाद किसी मिनिस्टर को कुछ भी किसी आईएएस ऑफिसर को फोन करके कहने की जरूरत नहीं। ये सीएम टू डीएम होता था कि एक बार उसको मैंने डीएम को सौंप दिया, फिर किसी को अधिकार नहीं था कि उस डीएम को फोन करके कुछ कह सके। नंबर 2, इन्होंने मुझे कहा कि इसी किस्म से एक दिन हफ्ते में, मान लो ट्यूसडे को एमएलएस के साथ मैं मीटिंग करता था और उस वक्त जो उन्हें कहना होता था कह सकते थे। हालांकि उनके एमएलएस ने और मिनिस्टर्स ने कहा ये नौटंकी है, ये भी नहीं सही है। अब सही है या नहीं है, प्रधानमंत्री ने मुझे क्या बताया खुद, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, बोले कि मैं इन पे कड़ी निगरानी रखता हूँ क्योंकि ये इतनी करप्शन फैलती है। अगर एमएलएस और मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट से कोई ना कोई डायरेक्ट डीलिंग करें, तो अगर कोई एमएलए आ गया सेक्रेटेरिएट में किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने, तो मेरे सीएमओ से एक फ़ोन चला जाता था कि आप फलां अफसर के पास मिलने आए थे, कोई काम था क्या? तो हफ्ते में हम मिलते ही हैं, तभी बता देते। अब ये सर्वेलेंस नहीं है। दूसरा, हर मिनिस्टर को ये दिया जाता था काम कि हफ्ते में शायद 4 दिन उसने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहना है, गांधीनगर में रहना ही नहीं है। भागो, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, उसको मतलब उसकी पूरी तरह से घनचक्कर बनाए रखो और गांधीनगर रह ही ना पाए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही प्रधानमंत्री के जब ये चीफ मिनिस्टर थे, उनके जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनकी बात करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे। इतनी सर्वेलेंस कि अगर मान लो मैं किसी, आज भी ये मुझे खुद बताया, तभी मैं इनके किसी के पास नहीं जाती हूँ, कि अगर मैं किसी के पास चली गई जिनको मैं अच्छे पुराने से जानती हूँ, तुरंत पीएमओ से फोन चला जाएगा, वो मधुकेश्वर आई थी, कोई खास बात थी? yes, ये मुझे बताया गया। अच्छा, सीएम होते तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैं करता था। पीएम होते और लोग बता रहे हैं, पीएम होते और बता रहे हैं। एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी, इतनी सर्वेलेंस है, जजेस डरे हुए हैं। सुनिए, चंडीगढ़ में टॉप नॉच वकील मेरा केस लेने को तैयार नहीं है, क्या दहशत होगी। जजेस डरे हुए हैं। कैसे करिए? जैसे ऑर्डर दिए, बिना एफआईआर देखे आप ऑर्डर दे रहे हैं कि एफआईआर के आधार पर इनको बेल नहीं मिल सकती, पर एफआईआर देखी नहीं आपने, वो कितनी बकवास एफआईआर है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और चल रही है, एक पार्टी आई नई कॉकरोच। हाँ, सुनिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जनरेट की है, बीजेपी से पहले। देखिए इन्होंने, हाँ पक्की बात है, 100% जनरेट इस तरह नहीं कि इन्होंने कोई अपना बंदा लगाए। देखिए ये इसका आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ता है, वो तो सबको पता है। ठीक। पंजाब में इलेक्शन होने हैं, ये भी सबको पता है। इनकी हालत खस्ता हो रही है, ये भी सबको पता है। और जो सभी आरोप लगा रहे हैं सारी पार्टियां देश में मिलकर कि इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन है वोटिंग मशीन्स के साथ, ये वो भी सबको पता है। तो इन्होंने, ये व्यक्ति जो अब अमेरिका में पढ़ रहा था, इनके क्योंकि वहाँ पे भी तो नेटवर्क्स बहुत फैले हुए हैं, इन्होंने इसको पकड़ा होगा और इसको हवा दी होगी कि कर। ये नहीं कि बीजेपी ने कहा होगा तुम आना, हम बीजेपी वाले तेरे को बता रहे हैं, हवा दी होगी इनके कुछ लोगों ने मिलके, इन तीनों को और माध्यम से करवाया होगा कि तुम करो, और एक का एक 22 करोड़, इतने करोड़ मिल गए। पगला गए। क्योंकि देखिए, जिसकी जितनी हैसियत हो उसी अनुसार वो काम करे तो संभल जाता है। और बुला लिया गर्मी में, और देखिए क्या ड्रामा हुआ। परमिशन नहीं मिलती किसी अच्छे खासे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पीसफुल धरने के लिए, इनको एयरपोर्ट पे जाके दी जा रही है और फिर खुद एस्कॉर्ट करके थाने ले जाते हैं। वो थाने भी नहीं लेके जाते, कहते सीधा है तुम्हें, वहाँ 10 लोग भी नहीं हैं। तो ये जाहिर है कि मैनेज था पूरा कि इनकी ऐसी फजीयत करनी है। और 21 मिलियन भी बीजेपी आईटी सेल ने किया होगा, तभी तो झटके में सारे उड़ भी गए। मतलब 21 मिलियन बीजेपी आईटी सेल ने मिलकर कर दिया, कुछ उन्होंने खुद किया होगा। हाँ। उनको देखिए, जिसको
उठाया जाता है ना इस तरह से, तो उसको साधन भी दिए जाते हैं कि खरीद लो वोट। और विद्रोह तो था, आक्रोश तो था स्टूडेंट्स में, देखिए कैसे फुस कर दिया। अब खान सर और रोशन सर इन सब के बीच में फसाद मचा दिया, ब्राह्मणवाद का, यादववाद का, मुसलमान हिंदू कार्ड खेल लिया। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। आप ऐसे वक्तव्य कर रही है, मोदी जी नेहरू से आगे चले गए, बहुत बड़ा कार्यकाल उनका हो गया है, कल मनाया गया है पूरे देश में। एक बात बताऊं मैं आपको, आज भी मैं नेहरू की बहुत क्रिटिक रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बहुत एकेडमिक पेपर्स हैं हिंदू कोड बिल को, अगर आप मेरा पढ़ें, जो 1980 के दशक में जो मैंने हिंदू कोड बिल की धज्जियां उड़ाई थी, आज भी किसी हिंदू पक्ष से वो, और फिर भी लेफ्टिस्ट अखबार, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बहुत रिस्पेक्टेड लेफ्टिस्ट जर्नल है, वहाँ पे पूरा का पूरा अनएडिटेड छपा। पूरी किताब मैंने छापी है, अब पब्लिशर नहीं मिलेगा तो खुद ही छापूंगी, और मतलब तैयार की है उसी पे। ये 80 के दशक में मैंने काम किया था। तो नेहरू जी की जितनी मर्जी आप आलोचना करें या कमियां निकालें, एक बात तो सच है, आज भी इस देश में लाखों लोग मिल जाएंगे जो नेहरू के नाम पर बहुत कुछ श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और कांग्रेस को आज भी वोट देते हैं। आज भी बहुत से एकेडमिक मिल जाएंगे जो उनके गुणगान करते थकते नहीं। आज भी उनकी छवि जितनी मर्जी है खराब कर ले, मैं नेहरू की मुरीद नहीं रही कभी भी, लेकिन आज भी मोदी जी जिस दिन सत्ता से गिरे, एक पार्टी का, इनकी खुद की पार्टी का एक व्यक्ति नहीं इनके साथ खड़ा होगा, एक नहीं खड़ा होगा। और मैं एक अकेली मूर्ख थी। इन्होंने जितनी अपने गुणगान में किताबें इनके बारे में लिखी गई हैं, सब कमीशन, सब पैसे की। मेरा दोष केवल इतना है, मैंने एक पैसा नहीं लिया अपनी जेब से, सिर्फ रिसर्च 1.5 साल की, गुजरात गई, भटकी गांव गांव, और फिर किताब लिखी, फिर छपवानी भी मुझे अपने पैसे से पड़ी, क्योंकि कोई पब्लिशर उस वक़्त मोदी के नाम से किताब छापने को तैयार नहीं था, इतना इससे लोग नफरत करते थे। उस वक़्त मैंने इसके लिए खड़े होकर किताब लिखी, एक पैसा नहीं लिया कुछ भी। और द ओनली थिंग मोदी से मैंने ली, लेमन टी मुझे पिला देते थे जब मेरी हमारी लंबी इंटरव्यूज़ होते थे, बस। उसके अलावा ये कह नहीं सकते कि मैंने कुछ 2 पैसे भी लिए हैं, बाकी सब पैसे से इनके लिए किताबें लिखी गई हैं। अब जब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सीएम नहीं रहेंगे, तो कौन खड़ा होगा? कुछ एक बात बताइए, ये जो गोदी मीडिया भी है ना, उल्टी करेंगे फिर। वही अब मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी एक वक्त ऐसा रहा होगा, आपको याद होगा, मुझे याद है कि स्मृति ईरानी भी इनकी आलोचना किया करती थी। हाँ, बिल्कुल, उसने बहुत। कभी आपसे व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कुछ कहा? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात एक बार हुई थी, वो कोई प्रोग्राम एंकर करती थी, तब मैं उनको ज़्यादा नहीं जानती थी, और मुझे उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया था, तभी बात। ठीक है, बस। वो बात क्या हुई, एज एन एंकर थोड़े ना आप कोई बातें करने लग जाते हैं। प्रोग्राम हुआ, मैं निकल ली। उसके बाद मैं निजी रूप से कभी इनसे मिली नहीं। अच्छा, मिनिस्टर नहीं रह गई, लेकिन अब भी देखता हूँ मोदी जी की तमाम बातों में समर्थन करती हैं। तो क्यों ना करें, क्यों ना करें? मोदी जी के खिलाफ जाने का रिस्क कितना बड़ा होता है वो जानती हैं क्या? अब देखिए, इतना गुस्सा आपके अंदर है। गुस्सा लग रहा है? नहीं, ये कुल मिलाकर के एक बात तो लग रही है साफ साफ ना, कि आक्रोश बहुत है मधुकेश्वर में। हाँ? लक्ष्य क्या है इस आक्रोश का? नहीं, लक्ष्य कुछ नहीं है। देश और धर्म के दुश्मन जो भी है, जैसे मैं फॉरेन फंडेड एनजीओ के खिलाफ इकलौती आवाज बोली हूँ। 1979 से मानुषी की शुरुआत हुई है, तब से इनके खिलाफ एक अकेली आवाज थी मेरी इनके खिलाफ मुहिम की। ये जो कानून लाते थे, डाउरी एक्ट, एंटी रेप लॉ, जो फॉरेन फंडेड एनजीओ आए, खाप पंचायत के खिलाफ जो इन्होंने केस किया, मैं अकेली खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायत के बचाव में। ये झूठा है। कठुआ का जो कांड है, जिसमें मोदी जी का बहुत गंदा रोल है, विभत्स रोल है, झूठा आरोप हिंदुओं पे लगाया कि इन्होंने एक मुसलमान लड़की का गैंग रेप करके उसका कत्ल किया, वो भी मंदिर में।
640 पन्ने की किताब है, द गर्ल फ्रॉम कथुआ विक्टिम ऑफ गाजवाही, जिसमें मैंने सिद्ध किया है कि ये मुसलमानों ने खुद लड़की मारी है। महबूबा मुफ्ती और पीएम ने मिलके ये झूठा किया। ये मैंने नाम लिया है 2000। एक चीज बताइए, जो मोदी और शाह की ताकत है उसको देखकर लगता है कि विपक्ष मुकाबला कर पाएगा उसका, जैसा आप बताती है, जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, मुझे ये नहीं पता, विपक्ष इतना टूटा बिखरा है। नंबर 1, एक बात मुझे साफ है, विपक्ष कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा अगर हिंदू विरोधी बना रहेगा, अगर ब्राह्मण विरोधी बना रहेगा, अगर इस्लाम को विक्टिम के रूप में पेश करेगा, कभी विपक्ष सक्सेसफुल नहीं हो सकता। टेम्पररी हो जाए, क्योंकि बंगाल की जो इलेक्शन है, मैं वही, ओके, इट इज प्रूफ हिंदू वोट बैंक कम्स, लेकिन क्योंकि सारा विपक्ष कभी भी, आप देखिए, किसी की भी हत्या हो जाए हिंदू की, झूठे आरोप पे SC ST एक्ट को लेकर ब्राह्मण का ऐवे ही गला काट दिया जाए, उसको गालियां दी जाए, मंदिर तोड़े जाएं, आज भी हो रहा है। जहां भी किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, बस्त करने के लिए और स्टेबल रिजीम लाने के लिए आपको हिंदुओं के साथ इतना विद्वेष करेंगे, ठीक है, हिंदू तबाह हो जाएंगे और शायद तबाह होने लायक ही हैं, क्योंकि अपने लिए खड़े ही नहीं होते। तो देश तो तबाह हो गया, तो तुम भी तो जाओगे। जिस तरह भारत के टुकड़े होंगे वाला जो प्लान चल रहा है, तो आप कहाँ रहेंगे? आपके घर की लड़कियां सेफ हैं? जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यहाँ भी होगा। जैसे डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ गया पूरी तरह से, मान लो ये इतिहास साक्षी है कि जहाँ भी 30% मुस्लिम संख्या हो गई, जनसंख्या, तो 30 से 90% जाने में कोई टाइम नहीं लगता। उससे कुछ लोगों ने टिप्पणी की आपको लेकर के, हाँ, कहा कि मधु किश्वर जो है, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कट्टर है, तो मधु किश्वर उससे बड़ी कट्टर है। मैं धर्म की रक्षा की बात करती हूँ। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी, अभी हमारे शंकराचार्य कट्टर कहोगे? धर्म की बात करते हैं ना, अब गौ रक्षा की बात करते हैं और उस पर समझौता करने को तैयार नहीं। आप कह दो कट्टर है, हाँ मैं भी कट्टर हूँ। फिर अगर इस देश में गौ रक्षा नहीं हो सकती तो हिंदू बचाने लायक नहीं है। सवाल सिर्फ गौ माता का नहीं है। लेकिन नहीं, सुन लो, नफरत नहीं करते ना क्या? वो किसी कभी इस्लाम के खिलाफ बोलते तो उन्हें किसने कहा है? उसके गौ रक्षा किससे करवा रहे हैं? इस्लामियों से ही ना। देखिए, सवाल डेमोग्राफी जहां बदली है, जैसे कश्मीर हिंदू विहीन हो गया ना, क्यों? क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। जम्मू के 8 प्रांत हैं, उसमें कठुआ बचा था, सांबा और उधमपुर, ये 3, बाकी 5 रामबन, राजौरी, पुंछ, जो भी हैं नॉर्थ कश्मीर से लगे हुए, सब हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। अब हिंदू नहीं परवाह करते, तो मुझे इस देश से तभी तक प्यार है जब तक यहाँ हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता बची हुई है। अगर मुझे इस्लाम स्वीकार करना होता तो मेरे माँ पिता उजड़ के पाकिस्तान से क्यों आए? मुसलमान बन जाते ना। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं झेला। मेरे माँ पिता भी फटे हाल में आए ना, और रेफ्यूजी कैंप्स में रहे ना। अगर वहाँ मुसलमान बन गए होते तो सब कुछ ठीक रहता उनके लिए भी। नहीं किया तो मेरे पूर्वजों के प्रति भी ऋण है। कैसे मैं चुप हो जाऊं? अब मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के साथ, आज की बात नहीं कर रही हूं, 30 साल पहले के मेरे आर्टिकल्स देख लीजिए, जब मैंने कहा है कि ब्राह्मण समाज के जो खिलाफ बात होती है, ये क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल गाइडेंस दी, लीडरशिप दी, ब्राह्मण समाज देता था। जैसे जूस हैं, वहाँ उनके रैबाइज, वो अपने रैबाई को सर पे, आंखों पे उठा के रखते हैं। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को बहुत पाला पोसा, विपरीत हालात में भी। यहाँ ब्राह्मणों के ही सबसे ज़्यादा सर तन से जुदा हुए ना इस्लामी काल में। और दूसरा, ब्राह्मण समाज ही था जिसने समाज को, जातियों को जोड़ के रखा था आपस में।
उदाहरणतः ये जो वेदांत की ही परिकल्पना है कि जो डिवाइन है हर व्यक्ति में वही है, वो हर कण कण में वो डिवाइन, एक चूहे में, सांप में, पेड़ में, नदी में, नाले में, सूर्य में और आपके अंदर। इससे ज़्यादा इक्वालिटी की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। उसके अलावा जो हमारे रिचुअल्स भी होते हैं गांव में, हाँ, अगर पुराने परंपरा को देखें, कोई भी शादी ब्याह होता या कोई भी फंक्शन, उसमें हर कम्युनिटी, उसमें कुम्हार का फला सामान आएगा, वीवर का फला सामान आएगा, कारपेंटर का, ये सब ब्राह्मण समाज की परिकल्पना। एक चीज बताइए, आपके खिलाफ एफआईआर होने के बाद रानी स्वामी ने फोन किया कि नहीं? नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने एक बार उन्हें किया फोन। क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा मुझे अपने कागज भेजो, तो मैंने भेजे अभी हाल ही में, कोई 4-5 दिन पहले की बात। तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो काफ़ी आगे बात बढ़ी, तो बोले पहले मुझे बताना था, अब क्या, अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैंने कोई नहीं। तो ये सही है कि उस वक़्त इतना ज़्यादा स्ट्रेस था। तैयार है लड़ने के लिए मधु जी? कानूनी लड़ाई आपको लगता है कि कितनी लंबी लड़ सकती है? कानूनी की बात है ही नहीं, इसमें कानून है ही नहीं। ये कानून, इससे अच्छा मैं कहती हूँ, मैं बहुत प्रोवोकेटिव सेंटेंस बोलूँगी, मैं दाऊद इब्राहिम की अदालत में चली जाऊँ ना, वहाँ पे भी इस एफआईआर को धज्जियाँ उड़ा के कही कि यह क्या, तुम अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा करना ही था, झूठा भी करना आप था। देश की अदालतों की तुलना दाऊद इब्राहिम की अदालत, मैं कह रही हूँ वहाँ भी शायद न्याय मिल जाए। ऐसी बात करती हैं आप। ये आप इसका उदाहरण देखिए। और मैं PIL कितने कर चुकी हूँ। कांग्रेस के शासनकाल में कम से कम कोर्ट में जीत सकते थे, जमीनी हालात बदलते नहीं थे। स्ट्रीट वेंडर्स का कानून मैंने बनवाया, 25 साल की लड़ाई, साइकिल रिक्शा पुलर्स की मैंने लड़ाई लड़ी, बहुत से लड़ाई लड़के कानून तक बदलवाने का काम मैंने किया। सुनवाई उस लेवल पर मेरे जैसों की इसलिए होती थी कि हम कुछ अपने लिए नहीं मांगते थे। इनके यहाँ कोई नेक काम को सपोर्ट मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे देश में जीना मरना बराबर है। चुप होके डर के जीने से अच्छा मैं मार डालूं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो जज को कहूँगी कि अगर मुझे पनिश करना है, इतना ये मैंने विद्रोह किया, म्यूटनी की, क्या क्या किया, तो कृपया मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे कोई गम नहीं होगा। तो आप फांसी मांग रही हैं? बिल्कुल, जेल तो इनकी जेल में तो नहीं रहना चाहूँगी मैं, फांसी मैं स्वीकार कर। मैं वाकई आज अगर मुझे इस मुकदमे के आधार पर, इस एफआईआर, फार्सिकल एफआईआर के आधार पर तमाशा भी नहीं है, हंसने लायक भी नहीं है, तो कम से कम इतिहास में तो जाएगा कि देखो अभी तक क्या होता था इतिहास में। मैंने खुद देखा है, झूठे मुकदमे बहुतों के खिलाफ पॉलिटिशियन और गुंडा लोग, माफिया लोग लगा देते हैं और सूली पर भी कई बार चढ़ जाते हैं, पर कम से कम क्राइम तो होता है। ये तो कहते हैं कि आपने ये क्राइम किया, उसका झूठा चाहे सारा षड्यंत्र हो, यहाँ तो क्राइम बनता ही नहीं है। इस 14 सेकंड की वीडियो क्लिप एक हल्के फुल्के कमेंट के साथ बिना किसी का नाम लिए रीट्वीट करने में क्राइम कहाँ बनता है? मधु जी, खुराफात मन में थी कि नहीं आपके? कोई नहीं थी। खुराफात में निकालती हूँ खुल के, ये इसमें खुराफात निकालूंगी? हेलो, आपको पता है मैं कितने बेबाक आवाज से बोलती आई हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एवी वाली बात थी। कई बार हल्का फुल्का कोई बात हो जाती है ना, ये वो बिना कोई दिमाग में। देश के प्राइम मिनिस्टर, अरे क्या है, तो फेशियल मसाज कर रहे हैं। अगर मैंने तो कहा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये ना देखिए फेशियल मसाज करा रहे, इसमें क्राइम हो गया। हेलो, आप सोचिए अपने बुद्धि से। तो उसके पहले तो कई बात कह चुकी थी ना। तो वो कह रही हूँ ना, उस पे आ जाए, मैदान में आ जाए ना। मानसी सोनी का नाम लिया है, मानसी सोनी को केस को लेके आ जाए। बताइए, माने आपके पास कोई, आप करिए सुप्रीम कोर्ट में है, सब जानते हैं। अरे इनके पार्टी का मिश्रा है ना जो, उसने तो मालूम है, दिल्ली असेंबली में सारा पढ़ के सुनाया था, पेपर्स ऐसे, वो सारे पेपर्स मैंने देखे हुए हैं।
और इन्हीं के ब्यूरोक्रेट ने दिखाए थे। आपके पास इंटरव्यू का वो वीडियो का वो हिस्सा है जिसमें आपने मानसी सोनी के बारे में पूछा था मोदी जी से? नहीं, वो मैंने पूछा, वो रिकॉर्डिंग पे नहीं था, पर मैं झूठ तो बोलने की आदी नहीं हूँ, तो ऐसे में कोई बात वो रिकॉर्डिंग पे नहीं था। वो रिकॉर्डिंग पे शायद नहीं है, मैं देख लूंगी। पर 90% ये बातें कई सारी, देखिए जो ऑफिशियल बातें हुई, कई बार मोदी जी खुद भी कहते थे तुम जरा कैमरा बंद कर दो थोड़ी देर, मैं कुछ और बताना मोदी जी बोलते थे कैमरा बंद कर दो। हाँ, तो मैं कर देती थी, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई बात बताना चाहे, तब तक मुझे अंदाजा नहीं था ना इनके इस पक्ष का। अगर इस पक्ष का पता होता तो मैं मूर्ख हूं जो लाखों रुपया खर्च करके ये किताब। आने के बाद मधु किश्वर क्या पूरी तरह से बदल गई? कितना परिवर्तन आया आपके भी 2014 के बाद से? मैं ऐसी ही थी। मैंने देखिए लेफ्टिस्ट से एकेडमिक ज्यादा थी पहले। नहीं, अरे मैं कह रही हूँ स्ट्रीट वंडर्स की लड़ाई मैंने लड़ी, रिक्शा पुलिस की लड़ाई मैंने लड़ी, खाप पंचायत की लड़ाई मैंने लड़ी, गंगा जमुना की लड़ाई शंकराचार्य के साथ मैंने लड़ी, नट समाज की लड़ाई मैंने लड़ी, उनको लीगल एड, उनके ऊपर पूरी किताब लिखी है। खाप पंचायत पे भी पूरी वो जो सारा तांडव हुआ सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिश्चियन एनजीओ के इंस्टिगेशन पर, उसको एक्सपोज करते हुए, फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करते हुए, कथुआ कांड पे केवल मेरी 640 पन्ने की किताब है, जहां मैंने पीएमओ को भी नाम से ब्लेम किया है कि इतना अन्याय किया, यह अक्षम्य है। तो ये आज की बात नहीं है। और लेफ्ट के साथ उन दिनों टक्कर लेना, फेमिनिस्ट के साथ फॉरेन फंडेड, फोर्ड फाउंडेशन फंडेड, ही वॉज यूएसएड फाउंडेशन फंडेड एक्टिविस्ट के साथ टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। मैंने अपना करियर बर्बाद करके इनसे टक्कर तब भी ली है, अब भी ले रही हूँ, कोई फर्क नहीं है। और इसी बेबाक तरीके से, एक्सेप्ट उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे गाली दे सके। वो मुझे कैंसल कल्चर होता है ना लेफ्ट का, कैंसल कल्चर, पर किसी की हिम्मत, और उनमें से बहुत सम्मान भी करते थे, बहुत लेफ्टिस्ट सम्मान। हमारे पास तो सीनियर आईएएस ऑफिसर वॉलंटियर के रूप में प्रूफ रीडिंग एडिटिंग के लिए आते थे, और कोई देश में दरवाजा नहीं था जो मैं खटखटाऊं तो मेरे लिए ना खुले, चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या अब तो बताइए, ये मैं तो इनके दरवाजे पे जाना ही नहीं चाहती। आप पूछिए, कभी मैं बीजेपी ऑफिस गई हूँ पिछले 12 साल में? पहले भी नहीं गई थी, एक बार नहीं गई हूँ, एक बार नहीं गई हूँ इनके ऑफिस। प्रधानमंत्री के पास 1-2 बार गई थी मैं, एक तो फॉरेन फंडेड एनजीओस को बैन करो, और फिर मुझे पता चला ये तो आरएसएस भी लेती है, तो पीएमओ फंड में भी ले रहे हैं फॉरेन फंड। तो मैं तो मूर्ख हूँ, इनसे उम्मीद कर रही थी कि फॉरेन फंडेड एनजीओ को बैन करेंगे। तो मैंने वो लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं अकेले भी। तो ये देखिए करेज जो है ना, जैसे आपने बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है, रोज रियाज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एकाएक आए और आप भीमसेन जोशी बन गए, नहीं ना। इसी किस्म से निडर होना, वो भी रियाज रोज करना पड़ता है, गुण होता है, और रियाज करना पड़ता है रोज, वो प्रैक्टिस करना पड़ता है निडरता। और मेरे माँ पिता ने मुझे कभी डरना नहीं सिखाया, और मैं मानती हूँ कि जिस बच्ची को उसके पिता ने नहीं डराया हो, वो तो खुदा से भी क्या डरेगी। हाँ दर्शकों, एक सब चीजों के बावजूद मधु किश्वर बोल रही है, कह रही है। हिंदुस्तान में स्त्रियों का कहना, सुनना, बोलना, विरोध करना कम होता जा रहा है समय के साथ साथ। ऐसे वक्त में मधु किश्वर लगातार बोल रही है। क्या खोया, क्या पाया इन्होंने पिछले 12-13 साल में, उस पर भी मैंने इनसे सवाल किया। आप जवाब जरूर सुने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मधु किश्वर बतौर एकेडमिशियन पहले जिस तरह से सक्रिय थी, जो काम किया है उन्होंने, आज भी जैसे वो किताबें लिखती है, पढ़ती है, रिपोर्टिंग की है जाकर जगह जगह, वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। मधु किश्वर से ये पूरी बातचीत बहुत शानदार रही। देखिए इसको, लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अपने घर परिवार दोस्तों में भी जरूर पहुंचाइए। नमस्कार मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आपने बहुत पेशेंटली सुनी, उसके लिए बहुत धन्यवाद।